नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। कल आपका मैथ का पेपर है। आज जो तारीख है वो है 9 नवंबर 2020 की। बीटीसी डीएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए आपका मैथ का रिवीजन हम देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर तरीके से बता दूं कि जो मैथ है सब्जेक्ट, वो जब आप पूरा टॉपिक वाइज एक एक चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको आती है। ये वीडियो केवल और केवल रिवीजन के पर्पज से होगा। मैं चीज़ें आपको रिवाइज करा दूंगा, पर अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप इन वीडियो को देखने से अच्छा है टॉपिक वाइज वीडियो देखें और उससे अपनी तैयारी करें। इस वीडियो से ऐसा एज इट इज़ नहीं होगा कि आपको चीज़ें पेपर में देखने को मिलेंगी, पर मैं फॉर्मूला वगैरह सारी चीज़ें बता दूंगा जिससे आप अपना रिवाइज कर सकते हैं। इससे जस्ट पहले जो हमने वीडियो देखा था वो सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे, जो आपका कल पेपर है। वो आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, आप उसमें क्लिक करके देख सकते हैं। तो साइंस, सोशल साइंस दोनों के एक वीडियो में पूरा पेपर और महत्वपूर्ण प्रश्न दोनों करा चुके हैं। मैथ अब हम देखते हैं। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो करनी और घातांक पर आधारित है। तो यहाँ पर जो सूत्र हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका a की घात 0 दे रखा है तो इसका मान 1 होता है। इसी प्रकार a की घात माइनस में अगर आपको m दे रखी है या कोई भी माइनस में जो आपके यहाँ पर घातांक दे रखी है, इसे आपको प्लस में करना है तो आप इसे बटे में ले जा सकते हैं, यानी कि a की पावर m इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर a की पावर आपको m इंटू ए की पावर n दे रखी है, तब आपका क्या होता है, ये जो पावर होती हैं ये आपकी जुड़ जाती हैं जब आधार समान होता है। तो a की पावर m प्लस एन आपका हो जाएगा। इसी प्रकार अगर बात करें a की पावर m है और इसकी पूरे की पावर n है, तो आपका क्या होता है, ये जो घातें होती हैं मल्टीप्लाइड हो जाती हैं, m n आपका हो जाता है। इसी प्रकार एक और होता है, वो होता है a की पावर m अपॉन n। इसका मान क्या होता है, ये जो आप ऊपर घातांक में मान देख रहे हैं, इसमें जो बटे में मान देख रहे हैं आप, जैसे कि यहाँ पर अपॉन में n है तो इसे आप अंडर रूट वर्गमूल में ला सकते हैं कुछ इस प्रकार से। n आप यहाँ लिख सकते हैं और a की पावर m को आप ऐसे ही लिखा रहने दे सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है, और चाहें तो आप पूरे को फिर ब्रैकेट में बाहर कर लें। तो बेसिक जो ऊपर वाले आप फॉर्मूले देख रहे हैं, इन पर बेस्ड प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं यही लास्ट वाले फॉर्मूले बेस्ड पर आपको एक प्रश्न बताऊं, तो आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि आपको यहाँ पर 3 घनमूल के रूप में दे रखा है, 4 दे रखा है और इसकी पावर आपको 3 दे रखी है। पूरे की पावर ना देख, अच्छा पूरे का ही लिख देते हैं हम, क्योंकि आपको इससे कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये टोटल की पावर 3 दे रखी है। अब ये भी जो आपका m है, आप इसको इस प्रकार से लिखें तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। अब इसको आपको सॉल्व करना है। आप कैसे करेंगे, ये वाला जो घनमूल में मान लिखा हुआ है, ये मैंने कहा ना ये ऊपर चला जाता है, तो इसको आप 4 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। इसी 4 के ही साथ आएगा, ब्रैकेट के साथ नहीं। और बाहर जो ब्रैकेट है वो वहाँ पर आपका 3 रहेगा। अब ये जो मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था ना कि m की पावर n, तो जो घातें होती हैं वो मल्टीप्लाइड हो जाती हैं, तो 1/3 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 आपका केवल बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 1/3 है, इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो 4 केवल और केवल आपका बचेगा। तो इस पर ही बेस्ड आपके अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न और देखते हैं। जैसे आपका लिखा होगा कि 125 जो है, इसकी टोटल की पावर आपको दे रखी हो 2/3। इसे आपको सॉल्व करना है और मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 125 को आप कितने की पावर में लिख सकते हैं, तो 5 की घातांक में लिख सकते हैं। 5 की घात 3 होता है और ये 2/3 आपका ऑलरेडी है, तो इसी प्रकार रहेगा। अब ये मल्टीप्लाइड हो जाएंगी जो आपकी घातांक दे रखी हैं, तो ये वाला 3 ये इस वाले 3 से कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 5 की घात 2 बचेगा, ये 25 के बराबर होता है। इसी प्रकार एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है आरोही अवरोही क्रम के आधार पर। जैसे आपका लिखा होगा √3 मान दे रखा होगा, इसी प्रकार 6 में यहाँ पर घनमूल में लिखा होगा, और इसी प्रकार आपका यहाँ पर 4 और ये 9, इसको आपको आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखना होगा। इसके लिए क्या करते हैं हम, ये जो घातांक में वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको समान वैल्यू बनानी होती है, यानी कि जो आपका सबसे पहला वाला है इसे आप कैसे लिख सकते हैं, तो आप 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये अपने आप में ही जो है वो वर्गमूल को प्रदर्शित करता है। 1/2 घात मैंने पहले बताया आपको। दूसरा वाला जो है इसको आप लिख सकते हैं 6 और इसकी घातांक में 1/3, और इसी प्रकार तीसरा वाला भी लिख सकते हैं 9, इसकी पावर 1/4। अब इसको आप आगे एक स्टेप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो नीचे 1/2 1/3 है, तो 4 3 और 2 इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 12। अब आपको क्या करना है, जो पूरी टोटल घातांक है वहाँ पर 12 जो है वो बनाना है। तो पहले वाले को आप क्या कर सकते हैं, 3, इसकी पावर आप लिखेंगे 1/2, और टोटल की पावर आप इतनी लिखिए कि इसको
तीनों में ही घातांक बराबर हो जाए। या दूसरा तरीका ये है कि तीनों में आप जो घातांक में 12-12 करके लिख लीजिए, ये भी एक तरीका हो सकता है कि 6 जो है इसकी पावर 1/3 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में टोटल का 12। इसी प्रकार तीसरे वाले में भी 9 जो है इसकी पावर में 1/4 तो लिखेंगे ही, साथ में टोटल की पावर 12। अब इसी से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 आएगा, 3 चक्कू 12 आएगा, 4 से काटेंगे 4 तियाँ 12 आएगा। तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, 3 की पावर 6, दूसरे वाले में निकल के आएगा 6 की पावर 4, और तीसरे वाले में निकल के आएगा 9 की पावर 3। ये तीनों में आ जाएगा। अब 3 की पावर 6 कितना होता है, 729 होता है। दूसरा 6 की पावर 4 कितना होता है, तो 1296 होता है। और तीसरा आपका जो 9 की पावर 3 है, ये 729 होगा। 3 की पावर 6 भी 729 होता है, 9 की पावर भी। अब इसको आप आरोही अवरोही आसानी से अरेंज कर सकते हैं। आरोही अवरोही दोनों मैंने बताया आपको कि जो अवरोही है उसमें बड़े से छोटे क्रम में संख्याओं को रखते हैं, और आरोही जो है उसमें इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। दूसरा जो चैप्टर है वो आपका घन तथा घनमूल की अवधारणा पर आधारित है। तो इसमें आप अधिकतर प्रश्न देखेंगे कि ये कोई मान दे रखा होगा, वो आपको निकालना होगा, या कोई संख्या वर्गमूल में दे रखी होगी, या कोई मान दे रखा होगा उसका वर्गमूल आपसे पूछ लिया जाएगा, चाहे वो दशमलव में हो चाहे नॉर्मल संख्या हो। पर यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस प्रकार से होता है कि आपसे एक स्टेटमेंट के तौर पर लिखा होगा कि 4 अंकों की, वो इस टाइप का मैं प्रश्न करा देता हूँ, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। इस टाइप से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो इस टाइप के प्रश्न में आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो प्रश्न में लिखा हो पूर्ण वर्ग हो, जो सबसे पहले प्रश्न में लिखा हो उसी अनुसार चलते हैं। लिखा है ना कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी, तो 4 अंकों की सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या मानेंगे, तो आपकी होगी 9 9 9 9, क्योंकि जस्ट इससे अगर एक ऊपर जाएंगे तो आपका 5 अंकों की हो जाएगी। जैसे आपसे 2 अंकों की कहा जाए तो आप 99 मानेंगे, क्योंकि 99 के ऊपर जाएंगे तो आपका 100 हो जाएगा, वो 3 अंकों की हो जाएगी। यही चीज़ अगर आपसे कहा जाए 2 अंकों की छोटी से छोटी, तो आप 11 मानेंगे, नहीं तो आप 10 मानेंगे, क्योंकि 10 से नीचे जाएंगे तो आप 9 पे आ जाएंगे। इसी प्रकार 3 अंकों की कहा जाए तो आप 100 मानेंगे। तो यहाँ पर भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको संख्या सही माननी है। जैसे आपने ये 9999 मान ली, फिर दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, इस 9999 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, जैसे कि 9999 इस टाइप से लिखेंगे। वर्गमूल निकालना मैंने बताया है, भाग विधि और सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपसे डायरेक्ट भी प्रश्न में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर आप ऐसी संख्या रखेंगे, यहाँ तो आप 2 2 का पेयर बना सकते हैं, थोड़ा सा लाइन को और ऊपर कर देते हैं, इस टाइप से 2 2 का पेयर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 9 को लेते हो, लिखिए 9 9 जा 81, दो संख्याओं को लेकर पहली बार में जाएंगे तो 81 आएगा। फिर यहाँ पर लाइन खींचेंगे, 99 में से 81 घटाएंगे तो आपका आएगा 18। फिर ये जो दूसरा 99 लिखा हुआ है इसको भी यहाँ पर उतार लेंगे। फिर यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है वही हम नीचे उतारते हैं, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, 9 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 18 आएगा। फिर यहाँ पर 1899 आया, तो 18 के बाद ऐसी संख्या रखनी है जो इससे बड़ी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप 1 रख के देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे, यानी 181 को 1 से गुणा करेंगे, फिर 182 को 2 से गुणा करेंगे, ऐसे ही तब तक गुणा करेंगे जब तक यहाँ पर सबसे नज़दीक ना आ जाए। तो आप सबसे नज़दीक लाने के लिए 9 से गुणा कीजिए 189 को, तो आपका जो प्राप्त होगा वो 1701 प्राप्त होगा। और 1899 में 1701 घटाएंगे तो आपका 198 जो है वो शेष बचेगा। अब समझिए, यहाँ पर ही मेन चीज़ समझने वाली है कि जो आपने ये जो 4 अंकों की संख्या ली है, इसका जो आपने वर्गमूल निकाला है, और वर्गमूल में जो ये शेष बचा, ये शेष ये दर्शाता है कि अगर आप ये जो संख्या दे रखी है इसमें से ये संख्या को घटा दें तो आपकी जो संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्ण वर्ग होगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस 9999 से यही 198 को घटा देंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा, 9 में 8 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 9 0 बचेगा, 9 में इसमें 8 बचेगा और ये 9, तो 9801 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपकी बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जो कि किसी का पूर्ण वर्ग होगी। पर किसका पूर्ण वर्ग है, तो 99 का है, 99 गुणे 99 आप करेंगे तो आपको 9801 जो है वो प्राप्त होगा।
फिर तीसरे चैप्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका पूर्ण घन संख्याएं, पूर्ण घन, दशमलव संख्याओं का घनमूल, यही बेसिक चीज़ें आपको हैं। वहाँ से बहुविकल्पीय आपका एक बहुत पूछा जाता है कि कोई दशमलव में संख्या दे रखी होगी, उसका आपसे घनमूल या वर्गमूल पूछ लिया जाएगा, जो मैंने आपको मॉडल पेपर में भी एक प्रश्न दिया था। अच्छा, एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि कोई संख्या दे दी जाए, जैसे मैं आपसे कहूँ 2361 आपको एक संख्या दी गई, पूछा जाए कि इसमें से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जो है आप घटा दें ताकि ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग हमें प्राप्त हो जाए। तो आप कैसे करेंगे, आप इसका भी निकाल लेंगे वर्गमूल। वर्गमूल में जितना आखिरी में शेषफल बचेगा, उस शेषफल को अगर आप इसमें से घटा दें तो ये संख्या आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो ये भी तरीका ध्यान रखिएगा। तो फिर तीसरे चैप्टर की मैंने बात की कि घन पर आधारित है। जैसे आपसे प्रश्न दिया होगा कि कोई संख्या दे रखी है 8640, अब लिखा जाए कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें या जिससे जो है 8640 को विभाजित करने पर भागफल के रूप में पूर्ण घन संख्या जो है वो प्राप्त होती है। बात कब की जाए, पूर्ण घन की, तब आप क्या करेंगे, इसका आप निकाल लेंगे गुणनखंड विधि से। जिस प्रकार से आप गुणनखंड करते हैं उसी प्रकार से इसमें गुणनखंड करेंगे। तो 2 से एक बार काटेंगे इस प्रकार से, तो आपका जैसे कि यहाँ पर पेयर बन के आएगा कि 2 गुणे 2 गुणे 2 आया, फिर इसी प्रकार 3 गुणे 3 गुणे 3 आया, ऐसा कुछ आएगा। यही नहीं आएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और जैसे ही आया कि 4 गुणे 4, इतना आपका आया, तब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब घन की बात होती है तो 3 3 का पेयर बनते हैं, पर 4 में आपका 2 का ही पेयर बना है। तो आपको क्या करना है, पूर्ण घन बनाना है। तो आप क्या कहेंगे कि स्पष्ट है कि दी गई जो संख्या है उसमें यदि 5 से और भाग दे दिया जाए, यानी यहाँ पर जैसे 4 की कमी, तो आप कहेंगे 4 से और भाग दे दिया जाए, तो क्या होगा, प्राप्त भागफल पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। क्योंकि प्रश्न में आपको भागफल के लेकर ही पूछा गया है। यहाँ तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पर जो प्रश्न में पूछा गया है आप उसी की लैंग्वेज में लिखेंगे। मेन आपको ये ध्यान देना है कि आपको ये 3 3 का पेयर कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पर 4 ही की कमी आ रही, तो इसलिए आप 4 से और गुणा कर देंगे, तो ये संख्या एक पूर्ण घन हो जाएगी। जैसे पूर्ण वर्ग में हम 2 2 का पेयर बनाते हैं, वैसे यहाँ पर 3 का पेयर बनाएंगे। ऐसे ही यही प्रश्न आपका डायरेक्ट संख्या में भी पूछ लिया जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर लिखा हो -343 और बटे में आपका लिखा हो 27000 और इसका आपको इस प्रकार से लिखा हो कि इसका घनमूल ज्ञात कीजिए। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप इसे ब्रेक करेंगे, किसमें, -7 इंटू -7 आप लिख सकते हैं। और बटे में 27,000 है ना, तो इसको भी आप कैसे लिखेंगे, जितना भी आपका ब्रेक होगा, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, फिर 6 गुणे 6 गुणे 6, इस टाइप से ब्रेक होगा। और साथ में आप इस प्रकार से वर्गमूल का भी लगाएंगे। फिर आप देखेंगे 3 3 के पेयर करेंगे आप अलग, तो यहाँ 7 3 बार आया, तो आप केवल एक बार लेंगे, यानी कि -7। बटे में यहाँ पर भी 5 3 बार में एक बार लेंगे, इसी प्रकार 6, तो नहीं, बटे में आपका 5 गुणे 6 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, -7 बटे 5 6 30, -7 बटे 30 आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि इसका घनमूल बराबर ये जो है वो आएगा। तो इस टाइप के प्रश्न आपके इस चैप्टर में जो है वो दिए गए हैं। फिर आपका अगला प्रश्न जो है वो घन का आयतन और उसकी भुजा पर आधारित दे रखे हैं। तो सूत्र आपको अवश्य पता होना चाहिए कि घन का आयतन क्या होता है। तो घन का जो आयतन होता है वो आपका, तो घन का आयतन आपका भुजा क्यूब होता है। भुजा गुणे भुजा आप जानते हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो नॉर्मल सूत्र तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि घन की आकृति क्या होती है, या अगर डेफिनेशन के तौर पर, तो घन वह आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, वो हम कहते हैं। तो ये हो गया घन का आयतन। अब इस पर प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, आपसे प्रश्न में ही दिया हो, जैसे कि किसी घन का आयतन आपको 125 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो आप जानते हैं भुजा गुणे भुजा इस टाइप से होता है, तो आप उसी प्रकार रखेंगे इसी के बराबर में कि भुजा क्यूब जो है ये इस प्रकार से कि भुजा जो क्यूब है इसकी वैल्यू होगी 125 सेंटीमीटर क्यूब के। तो भुजा की वैल्यू आपकी क्या होगी, ये जो आप घनमूल है ये इसी के ऊपर लगा देंगे 125 के। जब आप इसे बाहर निकालेंगे तो आपका 5 भुजा जो है वो निकल कर आ जाएगी, 5 साथ में सेंटीमीटर। और जैसे यही चैप्टर है आपका, तो इसमें गुणनफल को लेकर भी पूछा जा सकता है। अभी मैंने एक प्रश्न कराया था जिसमें भागफल को लेकर पूछा गया था। जैसे आपसे पूछा जाए 392 एक संख्या है, आपसे लिखा हो कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 392 जो है इससे या इसको गुणा करने पर गुणनफल के रूप में एक घन संख्या प्राप्त होती है। तो आप इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। जैसे आया 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 7 गुणे 7 इस टाइप से आया। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, 7 आपका नहीं आ रहा है क्योंकि 3 3 का पेयर बनाते हैं,
तब आपका टोटल होता है एक घन संख्या के रूप में। तो 7 की कमी आ रही है तो आप क्या कहेंगे कि 7 से गुणा करने पर 392 पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो जो भी प्रश्न में दे रखा हो उसी के लैंग्वेज में आप करेंगे। एक प्रश्न यहाँ से ये भी आता है, घनाभ की भुजाएं दे रखी हूँ, जैसे आपसे 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक घनाभ की भुजाएं दे रखी हैं और लिखा हो प्रश्न में कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब घनाभ में ऐसे कितने छोटे घनाभ बनेंगे। तो आप क्या करेंगे, जो पहला वाला घनाभ देख रहे हैं, छोटा वाला घनाभ, इसका आयतन निकालेंगे और जो बड़ा वाला घनाभ है इसका आयतन ऑलरेडी प्रश्न में दे रखा है, क्योंकि मैंने कहा ना कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब मतलब क्या है, घन क्यूब। मैंने बताया ना कि घन घन का आप जो फॉर्मूला लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, इस टाइप से नहीं लगाते हैं। यहाँ पर सेंटीमीटर आएगा, फिर इंटू सेंटीमीटर, तो जाकर क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। यही तो दे रखा है, यानी कि ये जो दूसरा दे रखा है ये ऑलरेडी आपका जो दे रखा है ये घनाभ का आयतन दे रखा है। तो आपको जब संख्या निकालनी होती है तो छोटे घनाभ के आयतन से बड़े घनाभ का आप क्या निकालेंगे, रेशियो कह सकते हैं या भाग करने पर निकाल सकते हैं। तो वहां पर जो बड़ा घनाभ है उसको आप ऊपर रखेंगे और छोटे घनाभ का आयतन नीचे रखेंगे, यानी कि 5 गुणे 2 गुणे 5, 5 टू 10, 5 जा 50, यानी कि 1000 बटे 50 आपका जो है वो होगा। और यहाँ से संख्या 20 घनाभ जो है वो निकल आएगी। और यहाँ पर लिखेंगे जरूर आप क्या, कि नए घनाभों की संख्या बराबर बड़े घनाभ का आयतन बटे छोटे घनाभ का आयतन। तो ये बेसिक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। थोड़ा सा प्रीवियस ईयर भी देख लेते हैं कैसे कैसे आ चुके हैं। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मैथ का देखिए ऐसा कोई फास्ट रिवीजन यहाँ पर नहीं था, क्योंकि मैं इसमें कोर्स तो आपको खत्म नहीं करा रहा हूँ, पर मैं चीज़ें थोड़ी थोड़ी टच करा रहा हूँ, एक रिवाइज के तौर पर सारी चीज़ें करा रहा हूँ, आप लोगों ने कहा इसीलिए। तो चलिए देखते हैं क्या टाइप के प्रश्न आए थे। 2016 में आपका आया था कुछ इस प्रकार से, 3 लिखा था, 125 गुणे और मल्टीप्लाइड में 343 दे रखा था। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, 125 को आप ब्रेक कर लेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 में, फिर 343 को ब्रेक कर लेंगे इसी प्रकार 7 गुणे 7 गुणे 7 में। तो जब 3 बार आती है संख्या तो एक बार लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपका 3 दे रखा है और यहाँ पर आपका 343 से जो बाहर निकल कर आएगा वो 7 आएगा। तो 5 7 जा 35 आपका आंसर हो जाएगा। मैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि ये रिवीजन के तौर पर है। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना हो तो आपको फिर टॉपिक वाइज वीडियो ही देखने चाहिए। फिर इसी प्रकार से एक प्रश्न आया था, 41 जो है इसका स्क्वायर माइनस 40 जो है इसका स्क्वायर, और ये भी आपका इस प्रकार से अंडर रूट में दे रखा था। तो 41 का आप स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा 1681, और 40 का 4 4 जा 60 होता है, यानी कि 1600 आएगा। और इसको आप घटा देंगे दोनों को तो आपका 81 आएगा। साथ में इसमें भी अंडर रूट लगेगा, इसमें भी अंडर रूट यहाँ से लगेगा, और जब ये बाहर आएगा तो 9 9 जो 81 होता है। तो इस प्रकार से आपका 9 जो है आंसर हो जाएगा। और यही घन से ही आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोई घन की कोई भुजा दे दी गई, जैसे कि 33 सेंटीमीटर भुजा दे दी गई, 33 सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी, आयतन आपको निकालना होगा तो 33 गुणे 33 गुणे 33 इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। फिर आपका जो चैप्टर है वो आपका प्रायिकता पर आधारित है। तो प्रायिकता में क्या है, डेफिनेशन के तौर पर आप कहेंगे कि प्रायिकता का अर्थ होता है कि कोई घटना जो है वो दी गई स्थितियों में कितनी बार घटित हो सकती है, उसी को लेकर अलग अलग उसमें प्रश्न है, पासों पर आधारित हैं, सिक्कों पर आधारित हैं। तो सभी टाइप के मैंने बताए थे। मैं यहाँ पर जो वो करा रहा हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर में 2 बार रिपीट हुआ है। कुछ इस प्रकार से प्रश्न लिख के आता है स्टेटमेंट में कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग यदि 4 हो तो प्रायिकता आपको जो है वो बतानी होती है। तो प्रायिकता के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक पासा है उसमें कितनी टोटल संभावनाएं बन सकती हैं। तो पासों को एक साथ, जब 2 पासों की बात की जाए, एक पासे की नहीं 2 पासे की, तो 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल 36 प्रकार के या 36 तरीके के परिणाम जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। और दोनों पासों के जो अंकों का योग है 4 यहाँ पर पूछा गया है। तो ऐसी कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, पासे में पहला पासा जो है उसमें 3 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए। इसी प्रकार एक संभावना ये बन सकती है कि एक पासे में आपका 2 आ जाए, दूसरे में भी 2 आ जाए, 2 2 4 होगा आपका। इसी प्रकार तीसरी संभावना ये बन सकती है कि पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए, और कोई आपका तरीका नहीं हो सकता। तो यही टोटल 3 तरीके हो सकते हैं 2 पासों के अंकों का योग 4 आने के। अब ये जो 3 तरीके हो सकते हैं इसमें आपको निकालनी होगी प्रायिकता। प्रायिकता निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल आपके तरीके हैं 36, इसमें से आप ये इन 3 तरीकों को डिवाइड कर देंगे, यानी कि 36 बटे आप करेंगे 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 12 जो है आपका आंसर सही हो जाएगा कि इसकी प्रायिकता यानी कि आने की संभावना 12 बार में होगी। तो इस टाइप से इस प्रकार के प्रश्नों को आप करते हैं। यदि आपको देखना हो डिटेल में तो प्रायिकता पर मैंने एक
तरीके से बताया था कि कैसे 36 संभावनाएं बन सकती हैं, कैसे जो पासे हैं उनमें अलग अलग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सिक्कों में कैसी संभावनाएं बनती है। सिक्कों में अगर बात करें थोड़ा सा, तो हेड टेल इस टाइप से ही बनती हैं। तो जैसे आपसे पूछ लिया गया कि जब दो सिक्कों की बात की जाए कि दो सिक्के उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ये पॉसिबल हो सकता है कि दोनों सिक्कों में हेड आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों सिक्कों में टेल आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है एक में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए, और चौथी ये हो सकती है एक में टेल आ जाए, एक में हेड हो जाए। तो कुल ये 4 आपके यहाँ पर हो जाएंगे परिणाम के रूप में, दो सिक्के उछालने पर परिणाम। तो यही सिक्कों पर आपका एक में पूछा जाता है, अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है। तो प्रायिकता में इसी प्रकार के बहुत से प्रश्न हैं, पर वो मैं नहीं करा रहा हूँ, एक बेसिक मैंने आपको बता दिया। फिर आपका जो चैप्टर है वो है मध्यांक या माध्यिका से संबंधित। तो आपसे कोई आंकड़े दिए होंगे, जैसे कि आपको लिखा हो 2,4,3,8,7। इसमें लिखा हो कि इन जो आंकड़े हैं या अव्यवस्थित आंकड़े उनसे मध्यांक की गणना आपको करनी है। तो सबसे पहले आपको इन्हें क्रम से लगाना होगा, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में। तो आप कैसे लगाएंगे, 2, उससे बड़ी संख्या 3, उससे बड़ी संख्या 4, फिर 7, फिर 8, इस प्रकार से लगा लेंगे। फिर ये गिनेंगे कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 है। 5 यदि आ रहा है यानी कि एक विषम संख्या आ रही है, तो आपका जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है n+1/2 वां पद, ये लगता है आपका। और यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो क्या है आपकी, जितना आपने गिना 5 गिना, तो यहाँ पर 5 रख देंगे, यानी कि 5 में 1 जोड़ेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं, 6 आएगा बटे में 2 वां पद। और जब आपका ये आएगा मान, तो 3 आएगा ना, तो तीसरा पद आपका आएगा। और यहाँ पर आप जो ऊपर आपने एक क्रम लिखा हुआ है, इसमें तीसरे नंबर पे देखेंगे क्या आएगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे पे 4 आ रहा है, यानी कि 4 आपका तीसरे पद का जो मान है, यही इसका मध्यांक जो है वो हो जाएगा। तो ये बेसिक तरीका होता है जब आपकी संख्या दे रखी हो विषम। सेम इसी टाइप का प्रश्न आपका आया था 2017 की बीटीसी में, जहां पर कुछ मित्र थे, 5 मित्र थे, उनके भार दे रखे थे। 40 किलो एक का दे रखा था, एक का आपका 44, एक का 46, एक का 47 और एक का 50 किलो, और पूछा गया था इनके भारों की माध्यिका। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अरेंज करेंगे, फिर देखेंगे ये 5 विषम संख्या है, फिर n+1/2 वह पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से तीसरा पद आएगा, और जो बीच में मान आएगा वही आपका माध्यिका के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार एक सम संख्या वाला भी देख लेते हैं, जैसे कि आपके आंकड़े दे रखे हैं, 15 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया, 7 हो गया, 21, इस टाइप से दे रखे हैं बहुत से। मैं आपको केवल समझा रहा हूँ। तो आंकड़े जो दे रखे होंगे उनको सबसे पहले आप अरेंज करेंगे। जैसे मैं अरेंज करने के बाद लिख देता हूँ, क्या आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर से 15 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 21 आएगा। ये क्या है, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, या कह सकते हैं आरोही क्रम में, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, आरोही क्रम लिखिए ज़्यादा सही है। फिर इनको गिनेंगे तो टोटल कितने हैं, यहाँ पर टोटल 10 संख्याएं, 10 आपका एक सम संख्या होती है, तब आप यहाँ पर सम संख्या वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मध्यांक का सम संख्या वाला फॉर्मूला होता है 1/2, और आपका n/2 वहाँ पद होता है, और फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर आपका n/2 प्लस 1वां पद होता है। इस टाइप से आपका पूरा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर जो n की वैल्यू वो रखेंगे 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ऐसे ही रखेंगे, n/2 मतलब आप कहेंगे 10/2 होगा, और वहाँ पद भी साथ में होगा, साथ ही साथ प्लस लगाएंगे, यहाँ पर भी रखेंगे तो 10/2 और साथ में 1 है, यानी कि टोटल इसको सॉल्व करके क्या आएगा वो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। यहाँ से 10/2 है, यानी आपका आएगा यहाँ पर 5वां पद, और यहाँ से आपका क्या आएगा, उसमें 1 जुड़ जाएगा, यानी कि 6वां पद। इतना आपका आएगा सॉल्व करके, पूरा आप सॉल्व कीजिएगा, मैं तो आपको केवल तरीका बता रहा हूँ। फिर आप 1/2 करेंगे, 5वां पद आपका क्या होता है, 5वां पद यहाँ से देखेंगे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे 15 आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 15 रखेंगे, 15 रखेंगे। और इसी प्रकार छठे नंबर पे उसके बाद 16 आ रहा है, तो 16 यहाँ रखेंगे, 15 और 16 जोड़ेंगे, कितना होगा, 31 होगा। तो आप कहेंगे 1/2 गुणे 31 आपका आएगा, और इसका मान आपका 15.5 जो है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकालते हैं जब सम संख्याओं का आपसे पूछा जाए। और सेम यही प्रश्न आपका जो बारंबारता आंकड़े होते हैं उनमें भी दे दिया जाता है कुछ इस प्रकार से। जैसे आपसे लिखा हो कि किसी संख्या, या जो 2018 में प्रश्न आया तो वही बात कर लेते हैं। लिखा होगा स्टेटमेंट कि किसी कक्षा के 24 शिक्षार्थी की वर्षों में आयु के आंकड़े दे रखे हैं, तो आपको वहाँ पर आयु दे रखी होगी वर्षों में, और उसके नीचे शिक्षार्थी दे रखे होंगे। और यही चीज़ जो है आपको कुछ इस प्रकार से चार्ट के थ्रू जो है वो दी गई होगी, जहाँ पर आयु
पहले जैसे कि 12 हो गया शिक्षार्थी, इसमें 4 हो गए। इसी प्रकार 13 हो गया, इसमें शिक्षार्थी आपके 5 हो गए। यहाँ पर 14 हो गया, इसमें शिक्षार्थी आपके 4 हो गए। इसी प्रकार 15 हो गया, इसमें शिक्षार्थी 6 हो गए। इसी प्रकार 16 हो गया, इसमें आपके शिक्षार्थी 5 हो गए। तो ये आपका इस टाइप से प्रश्न होगा। अब आप इसको क्या बनाते हैं, बारंबारता बंटन की सहायता से इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रश्न में लिखा होगा आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आप क्या कहेंगे, उपर्युक्त जो बारंबारता बंटन है इसकी संचयी बारंबारता सारणी इस प्रकार है। और ये एक सारणी के रूप में आप इसे बनाएंगे। सबसे साइड में आप लिखेंगे जो आयु है वो वर्षों में, फिर बीच में आप बनाएंगे बारंबारता, और सबसे किनारे जो है आप बनाएंगे संचयी बारंबारता। अब यहाँ पर जो मान है वो लिख देंगे। जैसे आयु है आपकी 12 है तो 12 लिख दिया, फिर 13 लिख दिया, फिर 14 लिख दिया, फिर 15 लिख दिया, फिर 16 लिख दिया। बारंबारता आपका 4 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया। संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं, जो सबसे ऊपर लिखा होता है इसको एज इट इज यहाँ लिख देते हैं। जैसे 4 आपने यहाँ लिख दिया। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, जो नेक्स्ट वाला आता है इसी को जोड़ देते हैं। 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, यहाँ लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, 9 में अगला जोड़ देंगे तो 9 4 आपका कितना होगा, तो 9 4 आपका 13 हो जाएगा, जो आप इसके अगले पे लिखेंगे। फिर 13 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 19 हो जाएगा। फिर आपका 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। इस प्रकार आप लिख देंगे। तो लास्ट में आपका कितना आ रहा है, कुल योग 24 जो है आपका कुल योग आ रहा है। अब आप वही चीज़ देखेंगे, 24 एक सम संख्या, विषम संख्या आप कहेंगे सम संख्या, तो फॉर्मूला आपका वही 1/2 n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद वाला लगाएंगे, वहाँ पर 24 रखेंगे। तो मान जो आखिरी में निकल कर आएगा वो आपका जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। मैंने वो इससे पहले इसलिए करके आपको बता दिया। फिर आपका जो चैप्टर है बहुलक वाला है। मैं सारी चीज़ें एक एक ही बता रहा हूँ आपको, पूरा पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। जैसे संख्याएं दे रखी हूँ बहुत सी, 7 दे रखा है, 8 दे रखा है, 9 दे रखा है, 9 दे रखा है, फिर 8 दे रखा है, या 7 दे रखा है, फिर 9 दे रखा है, फिर 6 दे रखा है। और इसमें आपसे पूछा जाए बहुलक क्या है, तो आप ये देखेंगे जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई होती है वो आप लिख लेते हैं बहुलक में। जैसे 9 यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार आया है तो ये क्या है, बहुलक है। तो यही आपका नॉर्मल तरीके से पूछा जाता है। तो ऐसे बहुलक में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। फिर अगला जो चैप्टर है वो आपका है त्रिकोणमिति, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित, जहाँ पर आपको नॉर्मल फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो सबसे जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपका टेन थीटा से संबंधित है। टेन थीटा बराबर आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आता है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला इस पर बेस्ड आपके बहुत से प्रश्न दे रखे हैं। इसी प्रकार आपका एक कॉट थीटा भी होता है जो इसका 1 अपॉन के फॉर्म में होता है। इसमें आप क्या कहेंगे, ये आपका जस्ट अपोजिट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर जो है वो होता है। एक फॉर्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार आपका एक साइन 2a का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले तो देखिए त्रिकोणमिति में बहुत से, पर मैं वो लिख रहा हूँ जो नॉर्मल आप जो प्रश्न है उनमें यूज करेंगे। 2 साइन ए कॉस ए, ये जो है आपका फॉर्मूला होता है साइन 2a का। एक फॉर्मूला कॉस 2a का भी होता है, वो यहाँ पर लिख देते हैं। वो आपका क्या होता है, कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। एक आपका टेन से रिलेटेड भी फॉर्मूला होता है, वो होता है 10a प्लस बी का फॉर्मूला। 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b और बटे में आपका 1 माइनस 10a 10b, ये फॉर्मूला होता है आपका 10a प्लस बी का। और यही जब आपका प्लस लिखा हो 10a यानी कि जो प्लस है माइनस लिखा हो 10a माइनस बी दे रखा हो, तो आप क्या कहेंगे 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, यानी कि चिन्ह जो है आपके सारे बदल जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। इसके साथ साथ आपको सभी त्रिकोणमितीय मान हर हाल में रटे होने चाहिए, क्योंकि ये भले पूछे ना जाए पर उस पर आधारित एक ना एक प्रश्न आपसे अवश्य पूछा जाता है कि साइन का मान कितना क्या होता है। जैसे 0 हो गया, 30 हो गया, 45 डिग्री हो गया, और इसी प्रकार आपका 60 डिग्री हो गया, इसी प्रकार आपका 90 डिग्री हो गया। तो साइन की बात करते हैं तो इसमें मान होता है 0, यहाँ पर होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये आपका होता है √3/2, और ये आता है आपका 1। फिर यहीं से जस्ट अपोजिट क्रम चला देंगे, यानी कि जो 1 है वो आप सबसे पहले लिखेंगे, फिर √3/2 यहाँ पर लिखेंगे, फिर बीच में 1/√2 ही रहेगा, फिर ये 1/2 इधर लिखेंगे, और इधर जो है वो 0 आ जाएगा। ये किसका मान है, ये कॉस का मान है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका आएगा 10। इसकी बात करें तो इसमें जो 10 0 का मान है वो आपका 0 होता है। 10 30 का मान 1/√3 होता है। 10 45 का मान 1 होता है। 10 60 का मान आपका √3 होता है, और 10 90 का मान आपका इनफाइनाइट होता है। फिर कॉट थीटा की है, कॉट की बात करें तो कॉट 0 का मान जो है आपका इनफाइनाइट होता है। इसी के जस्ट अब अपोजिट चलेगा। जैसे मैंने बताया था ना कि ये इसके जस्ट अपोजिट होता है, तो जैसे इसमें
tan 30 में मान 1/√3 दे रखा है, तो cot 30 में इसका जस्ट अपोजिट √3 हो जाएगा। 1 का अपोजिट 1 ही रहता है, तो ये भी 1 ही रहेगा। इसका अपोजिट करेंगे √3 का, तो 1/√3 हो जाएगा और इनफाइनाइट का आपका 0 हो जाएगा। तो sin cos tan cot हो गया। इसी प्रकार आप sec निकाल लेंगे इस cos का उल्टा करके, cosec निकाल लेंगे इस sin का उल्टा करके। तो मेन आपको sin cos tan स्टार्टिंग के ये 3 रटे होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड आपसे प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। अब इस पर आधारित मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि sin 45 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री और sin 30 डिग्री, तो आपको क्या करना है, केवल मान रखना है। sin 45 का मान 1/√2 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, cos 45 का मान 1/√2, sin 30 का 1/2। सीधे रख के आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने आपको तरीका बताया कि इसीलिए आपको याद होने चाहिए जितने भी जो है वो मान है, इस पर बेस्ड प्रश्न पूछा जाता है। और इस पर बेस्ड एक जो पाइथागोरस प्रमेय है, उस पर भी बेस्ड आपसे प्रश्न पूछा जाता है। वो मैंने डिटेल वाले वीडियो में आपको बताया था। एक छोटा-सा वहाँ यहाँ पर मैं प्रश्न के तौर पर उसे भी समझा देता हूँ। जैसे कि tan थीटा की वैल्यू आपको 1/√3 दे रखी होगी प्रश्न में, और पूछा गया हो कि sin थीटा की वैल्यू बताइए, sec थीटा की वैल्यू बताइए, तो कैसे निकालेंगे? आप बनाएंगे त्रिभुज, और फिर त्रिभुज थोड़ा-सा तिरछा बन रहा है। इस प्रकार से आपको त्रिभुज बनाएंगे, और इस त्रिभुज के साइड में आप क्या लिखेंगे, वही जो मैंने बताया था याद रखने के लिए, लाल बटे कक्का। अब यहाँ पर आप क्या जाएंगे, यहाँ पर साइन होगा, यहाँ कॉस होगा, यहाँ टेन होगा। tan थीटा बराबर 1/√3 है, यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा। लंब आपका क्या होगा, ये, यानी लंब आपका 1 दे रखा है, यानी कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और फिर बटे में आधार दे रखा है, यानी कि यहाँ पर आप √3 लिखेंगे। इतना आप समझ गए। फिर कर्ण का स्क्वायर व लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर ये जो आपका आधार, सॉरी, कर्ण जो दे रखा है वो निकालेंगे। तो कर्ण का मान आपका जैसे मान लीजिए 2 निकल कर आया, तो तीनों जब मान निकल आएंगे, फिर आपको साइन थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो साइन थीटा में साइन यहाँ से है, देखेंगे तो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपको पता है यार त्रिभुज में क्या है, 1 है, तो यहाँ साइन थीटा के लिए लिखेंगे 1, और बटे में कर्ण, कर्ण आप जो देख रहे हैं 2 निकाला है आपने, तो 1/2 साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार सेक थीटा की भी निकाल सकते हैं, साइन कॉस 10, यहाँ पर आएगा कॉट, यहाँ पर आएगा सेक। सेक मतलब क्या है, कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका क्या है, आपका 2 है कर्ण, तो यहाँ 2 लिखेंगे, और आधार आपका √3 है, तो बटे में √3 लिखेंगे। तो 2/√3 आपका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो आपका चैप्टर है वो है आपका बेलन वाला चैप्टर। तो बेलन में आपको सभी सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि जो प्रश्न आएंगे अधिकतर उसी पर आएंगे। आपको आकृति पता होना चाहिए कि बेलन की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, और इसमें ये ऊपर जो देख रहे हैं ये त्रिज्या r होती है, और साथ ही में ये ऊंचाई होती है। अब बेलन जो है इसकी लंबाई और या ऊंचाई जो है h होती है, वो सब मैंने चीज़ें बताई थी आपको पहले। मेन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहला कि बेलन का जो आयतन है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे πr² h जो है होता है, साथ में घन सेंटीमीटर भी ध्यान रखिएगा। फिर बेलन का आयतन हो गया। फिर बात करते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका 2πrh। फिर तीसरा जो होता है वो आपका होता है संपूर्ण पृष्ठ। इसको भी याद रखिए, संपूर्ण पृष्ठ आपका होता है 2πrh प्लस r होता है। इसी को ही जोड़ के बता दिया, तो वैसे ही होता है 2πrh और प्लस 2πr² होता है। जब आप 2πr कॉमन ले लेंगे तो h प्लस r अंदर बचेगा, तो यही आपका हो जाएगा। तो बेलन के आपके ये सभी सूत्र होते हैं। अब इस पर बेस्ड एक प्रश्न आपका 2018 में आया था, उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से था, मैं करा आपको पहले चुका हूँ, तो शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक रोलर जो है उसका व्यास आपको प्रश्न में 70 सेंटीमीटर रोलर का व्यास दे रखा था। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 35 सेंटीमीटर हो जाएगी। त्रिज्या को r के साथ हम डिनोट करेंगे। फिर आपका प्रश्न कह रहा था कि लंबाई जो है उसकी 2 मीटर है। लंबाई आपकी 2 मीटर जो है वो दे रखी थी, और ये मीटर में दे रखी है, दूसरा मान सेंटीमीटर में। तो इसे आप चेंज करेंगे किसमें, सेंटीमीटर में, तो आप कहेंगे 200 सेंटीमीटर जो है इसका मान हो जाएगा। फिर आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या निकालना होगा, इसके लिए रोलर का आपको वक्र पृष्ठ निकालना होगा। संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकालेंगे, वक्र पृष्ठ निकालेंगे। और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला मैंने आपको 2πrh बताया। 2πrh में वैल्यू सारी रखेंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा आंसर 4.4 मीटर स्क्वायर। इसको क्या आया इसका निकल के, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा यहाँ से।
फिर प्रश्न में जो पूछा गया है उस चीज को समझिए। प्रश्न में कह रहा है कि 50 चक्कर में जो रोलर है वो कितने वर्ग मीटर चलेगा। ये जो 4.4 मीटर स्क्वायर निकला ये आपका एक चक्कर में तय की गई दूरी निकली है। तो जब आप 50 चक्कर में निकालेंगे तो इसी को 50 से गुणा कर देंगे तो जितना मान आएगा लगभग 220 मीटर स्क्वायर आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्नों को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो आपका चैप्टर है वो शंकु पर आधारित है। शंकु का आपका सबसे पहले आकृति कुछ इस प्रकार की होती है, आप सभी जानते हैं। मैं स्पीड में बना रहा हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें करा सकूँ। बाकी आकृति आप सभी जानते हैं। तो शंकु में अगर बात करें तो आपको क्या पता होना चाहिए कि जो सबसे ये वाली ऊंचाई होती है ये आपकी एच होती है। जो बी से सेंटर से जाती है ये एच होती है। और जो ये वाली तिर्यक आप जानते हैं इसे हम एल के नाम से जानते हैं, इसे हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो शंकु के आधार की त्रिज्या जो है वो नीचे वाली ये आर हो जाएगी। तो इसमें त्रिज्या होती है, ऊंचाई होती है और तिर्यक ऊंचाई, ये तीन चीजें होती हैं। अब शंकु का आयतन का फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। वो होता है पाई नहीं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से, और साथ में घन सेंटीमीटर शंकु का आयतन। शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे पाई आर एल होता है वर्ग सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की, तो आप क्या कहेंगे, संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर आप जोड़ दें तो ये आपका वर्ग सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। पर यहीं पर अगर ये तिर्यक ऊंचाई पूछ ली जाए जो इस एल है तो ये इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये टोटल इतने फॉर्मूले होते हैं। इसी पर बेस्ड आपको प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। अब इस पर बेस्ड एक प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर 2016 में आया था, उसको कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और वीडियो शेयर भी लोगों के साथ करते रहिए ताकि और लोग भी जुड़ सकें और लोग भी साथ ही साथ प्रैक्टिस जो है वो कर सकें। वीडियो को शेयर करते रहिएगा और लाइक तो आप कर ही चुके होंगे, आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है। देखते हैं प्रश्न। देखिए कुछ इस प्रकार से आपका त्रिभुज से ही मैं आपको बता देता हूं। ये आपकी त्रिभुज की आकृति दे रखी है और प्रश्न में आपके लिखा था कि एक शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो आपको 10 सेंटीमीटर प्रश्न में दे रखी है। 10 सेंटीमीटर प्रश्न में तिर्यक ऊंचाई दे रखी, तो मैंने बताया था ये तिर्यक ऊंचाई होती है। त्रिज्या प्रश्न में इसकी दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो आपकी यहाँ तक त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर। फिर आपका प्रश्न में कह रहा था कि शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या यहाँ पर लाइन मिलाएंगे, ऊंचाई वाली लाइन। अब मैंने क्या बताया आपको कि जब तिर्यक ऊंचाई दे रखी हो तो आप वही अंडर रूट वाला निकालते, तो वो आपका पाइथागोरस प्रमेय तो थी। आपको कर्ण पता है, आपको आधार पता है, तो लंब आप निकाल सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से जब आप मान निकालेंगे तो इसका मान आपका कितना निकल कर आएगा, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर निकल के आएगा। 8 सेंटीमीटर ही आएगा आपका। तो 8 सेंटीमीटर ऐसे निकल के आ गया। अब प्रश्न में शंकु का आयतन पूछा गया, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आपने ये 8 सेंटीमीटर क्यों निकाला, इसका रीजन ये है कि आयतन में आपका एच वैल्यू रखनी होती है और ये जो वैल्यू दे रखी है ये तिर्यक ऊंचाई एल की वैल्यू दे रखी है। समझिए मेरी बात को। प्रश्न में लिखा होगा एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसे ऊंचाई समझने की भूल ना करिएगा कि आयतन, ये जो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो उसमें जो एच है उसकी जगह आप ये 10 की वैल्यू रख दें। 10 जो है ये आपकी तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई अलग होती है और शंकु की ऊंचाई अलग होती है। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय से ऊंचाई निकालेंगे, फिर उसमें आप मान रखेंगे जो निकला है, फिर यहाँ पर आप सारी वैल्यू रख देंगे तो आपका जो मान है वो आ जाएगा और आप इसे कर लेंगे। तो फिर आज जो अगला चैप्टर है उसकी बात करते हैं जो कि आपका द्विघात और रेखीय समीकरण पर आधारित है। तो बेसिक चीज़ें तो आप समीकरण वगैरह हल कर लेंगे। एक प्रश्न मैं आपको करा देता हूँ जिसमें आपको x मान के करना पड़ेगा। इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न आपका है कि एक आयताकार, शॉर्ट में साथ में प्रश्न में भी लिख देते हैं कि एक आयताकार जो हॉल है उसकी चौड़ाई, उसकी जो लंबाई है इसकी 3/4 है। इस टाइप से प्रश्न है। और जबकि जो फर्श है उसका क्षेत्रफल आपको प्रश्न में 768 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो दे रखा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हॉल जो है इसकी चौड़ाई जो है वो ज्ञात कीजिए। इस टाइप से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो दे रखा है कि चौड़ाई जो है लंबाई का 3/4 है, तो इसको आपको मानना पड़ेगा प्रश्न में कि माना हॉल की जो लंबाई है वो बराबर है x, तो चौड़ाई
जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी, 3/4x जो है आपकी हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो वो रखेंगे। तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और यहाँ पर आप मान रखेंगे लंबाई का, तो सबसे पहले क्षेत्रफल का मान रखेंगे जो कि प्रश्न में 768 दे रखा है, तो 768 रखेंगे बराबर लंबाई आपने x मानी और जो चौड़ाई है वो 3/4x मानी। इस टाइप से आप रखेंगे। इसको सॉल्व करके यहाँ से x का मान निकालेंगे, और x का मान जैसे मान लीजिए कितना आया 32। मैं बिल्कुल भी समय नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, इस सॉल्यूशन तो आप कर ही लेंगे। तो x बराबर 32 निकल कर आएगा। अब इस x का मान जो 32 निकल कर आया, इसको आप देखिए, लंबाई आपने x मानी थी तो यानी कि लंबाई आपकी 32 हो जाएगी। चौड़ाई आपने 3/4x मानी थी, यानी कि यहाँ पर आप रखेंगे 3/4 गुणे और साथ में आपका x का मान 32, इस प्रकार रखेंगे। 4 से काटेंगे, 4 8 जा 32 और 8 3 जा 24, यानी कि चौड़ाई आपकी 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये जरूर ध्यान रखिएगा, प्रश्न में सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, जहाँ जो आवश्यकता हो वो लिखते रहिएगा, ये नहीं कि ऐसे ही प्रश्न को लिख के आए, क्योंकि बहुत से एग्जामिनर क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के भी प्रश्न यानी कि अंक जो है वो काट लेते हैं। इसी प्रकार आपका प्रश्न आता है, गुणनखंड की जब बात हुई है तो एक प्रकार से समीकरण लिखा होता है, इसको आपको गुणनखंड निकालना होता है। तो मैंने आपको बताया इस टाइप के कैसे करते हैं कि ये जो पहली और लास्ट वाली संख्या है इसको आपस में गुणा करते हैं। तो 6 दूना कितना होगा, 12 होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। अब आपको बीच वाली संख्या देखनी है, यहाँ पर जो x लिखा हुआ है, आपको इस 12 को इस प्रकार से ब्रेक करना है कि आप जो संख्या है उसको घटाएं तो बीच वाली संख्या, और गुणा करने पर आपका 12 प्राप्त हो। तो आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 6x² को ऐसे रहने दीजिए, x को आप लिख सकते हैं 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, और बाहर आपका x रहेगा, ये x ऐसे ही रहना चाहिए। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, और 4 तियाँ कितना है, 12 है, मैंने कहा गुणा करने पर 12 है। फिर -2 ऐसे ही रखेंगे, बराबर 0 ऐसे रखेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 6x² माइनस 4 को बाहर से गुणा करेंगे तो 4x, ये माइनस गुणा होगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आपका 3x आएगा, -2 आएगा, बराबर 0 आएगा। इसे आप और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6x² है और इधर 4x है, तो कॉमन क्या आएगा, तो आपका 2x कॉमन आ जाएगा। अंदर ब्रैकेट में बचेगा 3x, 2 3 जा 6 होगा ना, और 2x² है तो केवल 1x बचेगा, तो 3x -2 बचेगा। यहाँ से +1 कॉमन लीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3x -2 आ गया है, यहाँ पर 3x -2 ऑलरेडी है, तो आपको क्या करना है, 3x -2 ही चाहिए तो +1 कॉमन लीजिए, और 3x -2 आपका जो है अंदर बचेगा, ताकि ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाए। बाई चांस यहाँ पर अंदर यहाँ पर प्लस लगा होता तो -1 कॉमन लेकर आप अंदर के चिन्ह को बदल सकते हैं, तो अनुसार आपको देखना होता है। और बराबर 0 तो ऑलरेडी चल ही रहा है। अब 2x और ये +1 एक साइड हो जाएगा, 2x + 1 एक साइड हो जाएगा, और दूसरी साइड 3x - 2 हो जाएगा। दोनों जगह जो कॉमन है 3x - 2 बराबर 0 के। तो इस प्रकार से आपका गुणनखंड होता है, और इसे आप मान भी जब x का निकालना होता है, एक बार इसको 0 के बराबर रख लीजिए, एक बार इसको 0 के बराबर रख लीजिए। तो जैसे कि 2x + 1 बराबर 0 रखेंगे, तो ये 2x जो है वो किसके बराबर होगा, +1 इधर है, उधर जाएगा तो -1 होगा, और x बराबर -1/2 आपका पहली वैल्यू आएगी। दूसरे वाले में भी आप इसी प्रकार रखेंगे तो 3x - 2 बराबर 0 है, 3x बराबर जो है वो 2 होगा, तो x बराबर 2/3 आपका आ जाएगा। तो दूसरी वैल्यू ये हो जाएगी। तो ये आपके मान निकालने होते हैं। आपसे प्रश्न में लिखा होगा कि इस प्रकार से समीकरण को हल कीजिए। ये आपका डीएलएड के 2016 के चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर में जो है वो आया था। इसी प्रकार से एक प्रश्न आपका आता है दहाई इकाई वाला, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, तो वहाँ पर क्या करना होता है, आपको मानना होता है कि माना इकाई का अंक x है और लिखा होगा दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, तो दहाई आपकी कितनी हो जाएगी, ये आप लिखेंगे इकाई का अंक बराबर x, तो दहाई का अंक बराबर x - 3, और इससे जो संख्या बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, इकाई दहाई को लेते हुए 10x - 3 और +x, और लिखा होगा यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 2017 में क्वेश्चन आया था। तो जो प्रश्न में लिखा है सेम एज इट इज आपको लिखना है। प्रश्न में कह रहा है ना कि यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी है, तो संख्या आपकी क्या बनी, ये बनी। अब संख्या आपकी मान लीजिए 10x - 3 + x है, ये बनी। लिखा है प्रश्न में यदि संख्या अंकों का जो जोड़ है, जोड़ क्या है, इकाई x है, दहाई x - 3 है, तो दोनों का जोड़ क्या होगा, x + x - 3 होगा। और कह रहा है कि इन दोनों ये संख्या इसके जोड़ की 4 गुनी है, तो इसका
4 गुना आपका कितना होगा, इस प्रकार से होगा। ये आपका समीकरण बनेगा। इसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ से x का मान निकालना है, तो x का मान यहाँ से कितना निकलेगा, x का मान 6 निकलेगा। और ये जो 6 निकल कर आया, ये क्या है, ये आपका इकाई है, क्योंकि आपने इकाई को तो x माना है। तो दाही क्या होगा, x माइनस 3 होगा, यानी कि 6 में से 3 जाएगा, तो दाही आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा। ये तो 6 ऑलरेडी है, इस चीज को समझिए। इकाई आपने x माना था और x का ही मान 6 निकला है, तो आप कहेंगे अतः इकाई का अंक बराबर 6, और दहाई x माइनस 3 है ना, तो दहाई बराबर x माइनस 3, और x का मान है 6 माइनस 3 यानी कि 3। तो आपका 3 दहाई आया, इकाई जो है वो 6 आया। अब इससे संख्या क्या बनेगी, इकाई पहले लिखते हैं तो 6 पहले लिखेंगे, दहाई उसके बाद आएगा तो 3 बाद में आएगा, तो 36 आपकी वो संख्या हो जाएगी। ये प्रश्न आपका 2017 में जो है वो आया था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी-थोड़ी सारी चीज़ें आपको टच करा दूँ, ताकि प्रश्न आपको समझ में आए कि कैसे-कैसे आ सकते हैं। इसी पर बेस्ड जो प्रश्न है वो आपका आयु से संबंधित भी आता है, उसमें भी आपको संख्या सही माननी होती है। लिखा होगा कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी, उस टाइप के जो प्रश्न हैं वो भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं। मेन क्या है, आपको समीकरण सही बनाना है। जैसे मैं एक प्रश्न आपको कराऊँ, लिखा है कि किसी संख्या में 21 जोड़ने पर वो संख्या अपनी से 3 गुनी, माना संख्या आपने कि x है, माना संख्या बराबर x हो गया। फिर प्रश्न कह रहा है कि उसमें 21 जोड़ने पर, यानी संख्या जो है इसमें 21 जोड़ा गया, x प्लस 21 जोड़ने पर वो जो संख्या है वो अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। तो संख्या आपकी क्या बनेगी, संख्या आपकी x प्लस 21 ये बराबर होगी 3 गुनी ना, 3 गुनी यानी कि 3, और उससे 7 कम, 3 गुनी यानी कि x माइनस 7, 3x माइनस 7 होगा, क्योंकि संख्या तो आपकी x थी। अब इस सेंटेंस को फिर से समझिए। प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या में 21 जोड़ने पर, यानी कि x प्लस 21 जोड़ने पर वो संख्या जो है, ये जो संख्या x है वो अपने से 3 गुनी, यानी कि 3x 3 गुनी, उससे 7 कम हो जाती है, यानी -7। तो बस ये आपको, यही चीज़ आपको मेन बनानी होती है जो समीकरण है। अगर ये आप सही बना लेगा तो इस टाइप के प्रश्न कर ले जाएंगे, और यहाँ से x का मान आप सॉल्व करके निकालेंगे तो 14 जो है आपका निकल कर आएगा, वो आपका सही हो जाएगा। फिर आपके कोर्स में समलंब चतुर्भुज भी है, तो उसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। समलंब चतुर्भुज का सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र तो आपका क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। ये जो है आपका सूत्र होता है, गुणे उनके बीच की दूरी। तो इस पर बेस्ड प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रश्न क्या होगा कि आपसे कहा जाए किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं आपको 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दे रखी हैं, दोनों के मध्य लंबवत दूरी भी 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो क्षेत्रफल आपको बताना होगा। और जो समलंब है उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, इस चीज़ को भी देख लीजिए। ये आपकी समलंब की आकृति जो है वो होती है। यहाँ पर जो ऊंचाई होती है वो ये होती है, यानी जो 4 सेंटीमीटर होगी वो ये वाली होगी, 10 नीचे, और जो ऊपर वाली संख्या, ये जो मान है वो 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपका समलंब आकृति है। फॉर्मूला ऊपर आपने देखा ही है। तो 1/2 10 + 8 गुणे 4 आप करेंगे, 1/2 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18 होगा, और 4 से गुणा करेंगे तो 36 आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, 1/10 सॉरी 1/2 18 गुणे 4 आपका आएगा, तो 36 निकल कर आएगा। यहाँ से 36 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका चैप्टर यानी कोर्स में वृत्त भी दे रखा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, और डायरेक्ट मैं फॉर्मूले पर ही बता देता हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है आपकी 2πr। तो ध्यान रखिएगा ताकि इस पर बेस्ड डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए तो कर ले जाएं। इसके अलावा चतुर्भुज भी आपके कोर्स में है, तो चतुर्भुज के प्रकार में वर्ग आता है। वर्ग में क्या होता है, जिसके प्रत्येक कोण समकोण और सभी भुजाएं बराबर होती है। आयत क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री और सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज क्या होता है, एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं और सभी कोण समकोण नहीं होते, वो समचतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समलंब मैंने आपको बताया, ऐसा चतुर्भुज जिसकी जो 2 सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। तो इस टाइप से कुछ पूछे जा सकते हैं अलग अलग, और उनमें आधारित बहुत से प्रश्न फॉर्मूले हैं, बहुत से, उतना सारी चीज़ें मैंने नहीं बताई, इसलिए मैंने आपको एक डेफिनेशन के तौर पर सारी चीज़ें बता दी। तो लगभग मैंने जितने भाई आपके कोर्स में था थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें बता दी। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है, पर वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न मैं आपसे भी पूछता हूँ, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, और वो प्रश्न आपका
त्रिकोणमिति से मैं पूछ रहा हूँ, जो मैंने मान बताए थे उसी पर बेस्ड। साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस, और जितने भी मैंने पहले के वीडियो कराए हैं यदि आपने वो देखा होगा तभी आप अच्छा पेपर करने की उम्मीद आप स्वयं से रखिए, क्योंकि मैथ का पेपर सदैव कठिन ही बनता आ रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी। मैंने पहले ही कहा था यदि आप सोच रहे हैं 4 दिन में आप पेपर पढ़ के अच्छा कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने टॉपिक वाइज फिर से एक एक वीडियो बनाए थे कि आप साथ में सारी चीज़ें रिवाइज कर लें, पर आप ने किया है कि नहीं वो तो आप पर डिपेंड है। तो ये प्रश्न है, आप इस सभी को लोग सॉल्व करके वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। सभी को कल के तीनों पेपर के लिए बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। और साथ ही साथ पेपर मैथ का देते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जो मैंने और लोगों से सुनी है जितने लोगों ने अभी तक पेपर दिया है, कि पेपर में कुछ ऐसे कठिन प्रश्न आते हैं जिसको करते करते क्या होता है, जो चीज़ें आती हैं वो भी छूट जाती हैं। तो वो गलती बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि ऐसे में क्या होता है फिर आपकी फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। कि जो चीज़ आपको आती है पहले वो कर लीजिए, उसके बाद जो चीज़ नहीं आती आखिरी तक आराम से उसमें माथापच्ची करते रहिए। और सबसे मेन पॉइंट क्या है कि जो 5 बहुविकल्पीय हैं और बाकी जो आपके अति लघु आते हैं उनको सही करने की कोशिश कीजिएगा। अगर वो आप सही कर ले गए सभी, 1-2 गलत हो गया चलिए मानते हैं, पर अगर सही कर ले गए तो किसी भी प्रकार से आप फिर मैथ में फेल नहीं होंगे। क्योंकि मैथ में बैक आने की बहुत लोग सोचते हैं कि बैक ना जाए, बैक ना जाए। तो ये स्टार्टिंग के प्रश्न सही कर लीजिएगा, क्योंकि जो लास्ट वाले प्रश्न होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न वाले, वो कठिन होने की संभावना पूरी होगी। मैंने ये भी बोला था कि आज से लगभग 10-15 दिन पहले कि कॉम्पिटिशन लेवल वाले भी प्रश्न इसमें शामिल किए जा रहे हैं। और चतुर्थ सेमेस्टर तो आप सबसे लास्ट सेमेस्टर में हैं, तो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। आपके पास अगर समय हो तो लास्ट में या कल सुबह थोड़े बहुत जो कॉम्पिटिशन लेवल वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उनको भी चाहें तो आप देख सकते हैं। तो फिर ओवरऑल इसी के साथ वीडियो हमारा समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। आपके लिए आज मैंने 3 वीडियो लगातार बनाए हैं पिछले 1-1 घंटे में। मैं भी काफ़ी थक गया हूँ, मैं भी रेस्ट करूँगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आपको पसंद आया हो। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।